हेलो फ्रेंड्स और माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज जो है हम लोग कक्षा 10 की केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। कक्षा 10 की केमिस्ट्री में जो है हमारा आज का दूसरा चैप्टर है और दूसरे चैप्टर का पहला पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो पहला चैप्टर था हमारा रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण, उसको हम लोग समाप्त कर चुके हैं। जो भी बच्चे उस चैप्टर को नहीं देखे होंगे उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि वो बच्चे जाकर जो है प्लेलिस्ट में जाकर जो है चैप्टर फर्स्ट के सारे केमिस्ट्री के जो है वीडियो देख लें। ध्यान से क्रम से देखिएगा पार्ट 1 से, ताकि आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आए। ठीक है, आज हम लोग जो है दूसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं। जो दूसरा चैप्टर है हमारा वो है एसिड बेस एंड साल्ट, यानी अम्ल क्षार और लवण। अम्ल क्षार और लवण ये दूसरा चैप्टर है हमारा और इसका पहला पार्ट ये है, यानी वीडियो जो है ये इस चैप्टर का पहला पार्ट है। तो चलिए सबसे पहले जो है इस चैप्टर में हम लोग शुरुआत करेंगे एसिड से, कि एसिड कहते किसको हैं, अम्ल होते क्या हैं। ठीक है, इसको पहले जो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला हेडिंग होगा एसिड यानी अम्ल। थोड़ा सा अम्ल के बारे में बात कर ली जाए तो जो अम्ल होते हैं उसके बारे में आपको पता ही होगा। जनरली जो है जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं उनको हम लोग जो है अम्ल कहते हैं। यही आप लोगों को जो है अभी तक बताया गया होगा, यही आप लोगों ने जो है अभी तक पढ़ा होगा। क्योंकि जो है जो अम्ल है उसका जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है एसिड, और एसिड जो शब्द है वो शब्द आया है एसिडस शब्द से। एसिडस मतलब होता है सौर, और सौर का अर्थ होता है खट्टा। क्या होता है? खट्टा। यानी जो एसिडस शब्द है वो एक प्रकार से जो है लैटिन शब्द है। ये एक लैटिन शब्द है एसिडस। इसी लैटिन शब्द से ही एसिड का निर्माण हुआ, यानी एसिड जो शब्द बना वो एसिडस से ही बना। ठीक है, एसिडस का जो इंग्लिश वर्ड में अर्थ होता है, या इंग्लिश में हम कह सकते हैं उसको सौर कहा जाता है, और उसका वास्तविक हिंदी जो होता है वो होता है खट्टा। अर्थात जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनको हम लोग अम्ल कह सकते हैं। प्रारंभ में यही माना जाता था शुरुआत में कि जो खट्टे पदार्थ होते हैं तथा जो नीले लिटमस को लाल कर देते हों, ध्यान दीजिएगा, नीले लिटमस को लाल कर देते हों, नीले लिटमस को लाल कर देते हों, उनको जो है हम लोग अम्ल कहते थे। ठीक है, लिटमस जो है एक प्रकार से सूचक पेपर होता है, इंडिकेटर इसको बोलते हैं हम लोग। आगे आप लोग पढ़ेंगे जब पीएच पेपर पढ़ाया जाएगा तो उसमें आप लोगों को जो है सूचक के प्रकार पढ़ाए जाएंगे। उसमें लिटमस पेपर हम लोग पढ़ेंगे, फिनोफ्थेलिन पढ़ेंगे, मेथिल ऑरेंज पढ़ेंगे, कुछ प्रमुख सूचक के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो पहले यही माना जाता था कि जितने भी वह पदार्थ जो है स्वाद में खट्टे होते थे और जो है नीले लिटमस को लाल कर देते थे, यानी उसका कलर परिवर्तन लाल में कर देते थे, नीला होता था, उसको हम लोग जो है अम्ल कहते थे। क्या कहते थे? अम्ल कहते थे। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ ये विचारधारा जो है बदली। अम्ल और जो क्षार की परिभाषा है वो धीरे धीरे बदली। अम्ल की जो परिभाषा है वो अनेक वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से दी है, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है, जो कक्षा 10 के सिलेबस में है, वो है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अनुसार हमें पढ़ना है। आर्हीनियस के अनुसार हमें जो है आर्हीनियस के अनुसार जो है अम्ल की परिभाषा पढ़नी है कि आर्हीनियस ने जो है अम्ल की परिभाषा क्या बताई थी। तो ध्यान दीजिएगा, जो आर्हीनियस थे उन्होंने बताया था कि अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं उनको हम लोग अम्ल कहते हैं। जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल। केवल हाइड्रोजन आयन की बात की थी, यानी धनायन जो होगा वो हाइड्रोजन हो, और इसके अतिरिक्त कोई धनायन की बात नहीं की थी उन्होंने। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल स्वरूप मान लीजिए HCl है, एक्वस सॉल्यूशन में, यानी जलीय विलयन जिसको बोलते हैं हम लोग,
एक्वस सॉल्यूशन में अगर HCl को घोला जाए तो ये टूट जाएगा H प्लस प्लस Cl-, इसमें टूट जाएगा भाई। प्रबल अम्ल होता है HCl एक, और प्रबल अम्ल जो होता है उनका लक्षण ही होता है, अम्ल जो होते हैं हाइड्रोजन को त्याग करते हैं। तो ये जो है एक्वस सॉल्यूशन में नहीं, जल में इसको घोला जाएगा जो है HCl को, तो टूट जाएगा H प्लस में और Cl- में। तो इस कारण चूंकि ये टूटा किस में, H प्लस में टूटा और Cl- में टूटा, यानी H प्लस आयन इसने दिया HCl ने, इस कारण जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अम्ल कहेंगे, आर्हीनियस के अकॉर्डिंग चला जाए तो। ठीक है, तो आर्हीनियस के अनुसार क्या हुआ कि वह पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हों उनको हम लोग अम्ल कहते हैं। और इसी तरह से जो है क्षार की परिभाषा उन्होंने क्या बताई थी, जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हों, OH- आयन को हम लोग हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हों उनको हम लोग क्षार कहते हैं। तो जो इनकी परिभाषा थी उसका एक लिमिटेशन था, अगर लिमिटेशन अभी हम आगे लिखाएंगे, यानी कमियां या सीमाएं जिसको बोलेंगे, तो लिमिटेशन ये था, ये हमेशा जलीय विलयन की बात करते थे, यानी किसी भी पदार्थ अगर जल में दे रहे हैं H+ आयन तो ही उसको अम्ल कहेंगे हम। ठीक है, वो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल और एग्जाम्पल ले लेते हैं इन पर। जैसे एक एग्जाम्पल है H2SO4, नाम होता है इसका सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर इसको भी जलीय विलयन में घोला जाए तो ये किस में टूट जाएगा, 2H प्लस HOSO4 2-, 2H प्लस SO4 2-, यानी इसमें दो हाइड्रोजन है और दोनों हाइड्रोजन जो है किस रूप में निकलेंगे, H+ के रूप में निकलेंगे। यानी एक जो निकलेगा एक ही H+ के रूप में निकलेगा और एक जो होगा वो एक H+ के रूप में निकलेगा, यानी दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 2H+ बन जाएगा। और प्लस दो हाइड्रोजन निकले तो यहाँ पर दो माइनस आवेश इस पर आ जाएंगे, क्योंकि ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन जो है छोड़कर निकले हैं, इसको देकर निकले हैं, यानी तभी तो H+ बनाए होंगे। प्लस का मतलब केमिस्ट्री में होता है इलेक्ट्रॉन को त्यागना, यानी उन पर जो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जितना प्लस लगा होता है इसका मतलब उतना जो है इनके बैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दो इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु ने छोड़ा, एक एक परमाणु ने एक एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, तो इस तरह से इसके ऊपर आ जाएगा 2-। तो कहने का मतलब ये है कि जो H2SO4 था वो H2SO4 किस में टूट गया, H+ में, और जो है SO4 2- में टूट गया। अब चूंकि H2SO4 जो है वो H+ आयन दे रहा है, इस कारण जो है ये भी क्या है, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस ये भी अम्ल ही है, ये भी क्या है, अम्ल ही है। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल देख लें हम, दोनों एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लीजिएगा अम्ल की परिभाषा के बाद। और भी एग्जाम्पल देखें, जैसे HCN है, इसको अगर जलीय विलयन में घोला जाए, जलीय विलयन को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं एक्वस सॉल्यूशन, तो एक्वस हमने ब्रैकेट में लिख दिया है, या शॉर्ट फॉर्म में इसको AQ भी लिखते हैं। अगर इसको घोला जाएगा तो ये क्या बनाएगा, H+ CN-। ठीक है, H+ CN-। ठीक है, ये रिवर्सिबल का चिन्ह भी लगा सकते हैं क्योंकि ये अभिक्रिया जो है दोनों तरफ होती है। ठीक है, इधर भी बन सकता है और इधर भी हो सकती है, मतलब HCN इसमें भी टूट सकता है और इससे जो है फिर ये बन भी सकता है, इसलिए जो है यहाँ पर रिवर्सिबल का साइन हम लगा सकते हैं। अब यहाँ पर भी HCN जो है एक प्रकार से हाइड्रोजन आयन को त्याग रहा है, H+ आयन दे रहा है, तो ये भी क्या हो गया, एसिड हो गया। ठीक है, इसका नाम क्या होता है HCN का, सबको पता होगा, इसका नाम होता है हाइड्रोजन साइनाइड। क्या नाम होता है, हाइड्रोजन साइनाइड। ये भी एक अम्ल ही है क्योंकि H+ आयन दे रहा है। इसी तरह से और एग्जाम्पल देखिए, HNO3 है, इसको भी अगर एक्वस सॉल्यूशन में घोला जाए, AQ लिखेंगे, में घोला जाए तो ये भी क्या देगा, H+ आयन और NO3- आयन देगा। तो ये भी जो है दे रहा है H+ आयन, तो ये भी क्या है, अम्ल है, इसका नाम होता है नाइट्रिक अम्ल। क्या नाम होता है इसका, नाइट्रिक अम्ल। तो जो हमने कुछ एग्जाम्पल बताए, जैसे आप लोगों को HCl का एग्जाम्पल बताया, H2SO4 का एग्जाम्पल बताया, HCN का बताया, HNO3 का बताया, ये सारे के सारे जो हैं जलीय विलयन में H+ आयन दे रहे थे, तो इसलिए बहुत ही आसानी से हम लोग कह सकते हैं इनको कि ये जो हैं सभी क्या हैं, अम्ल हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि जो H+ निकलता है वो जाता कहाँ पर है, तो ये जो H+ होता है वो जलीय विलयन में, तो इनको घोल रहे हैं तो वो जल के साथ क्रिया करके
ठीक है, यानी H2O के साथ क्रिया करके ये बना क्या लेता है, ये H2O H3O बना लेता है, H3O प्लस बन जाता है। इस पर क्या बन जाता है, H3O प्लस। कैसे बनता है ये देख लीजिए। तो हम नीचे इसके बाद लिख सकते हैं कि जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन मुक्त होते हैं वो हाइड्रोजन आयन जल के साथ क्रिया करके आसानी से H3O प्लस आयन बना लेते हैं। तो जैसे जल है, ये जल में अगर देखा जाए तो अगर इसका बंधन सूत्र बनाया जाए, यानी बंध की संरचना बनाई जाए, तो इसमें देखा जाए तो ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं सहसंयोजी बंध द्वारा। ठीक है, ये अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आगे आप लोग पढ़ेंगे। सहसंयोजी बंध जो होता है साझा का बंध होता है जो 2 परमाणुओं के मध्य साझेदारी से बनता है। तो एक हाइड्रोजन से इधर बंध गया, इधर एक हाइड्रोजन से इधर बन गया। और जो साझेदारी होती है या इलेक्ट्रॉन का त्यागना होता है या ग्रहण करना होता है, इसमें पार्टिसिपेट केवल जो है बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो ऑक्सीजन के बाहरी कोष में जो है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इस हाइड्रोजन के साथ बंध बना लेता है, एक दूसरे हाइड्रोजन के साथ बंध बना लेता है, यानी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे रह जाते हैं। अब इन्हीं 4 इलेक्ट्रॉन जो है बचे रह जाते हैं और हमने जल में घोला था किसी भी अम्ल को, तो वो उसने जो है H+ आयन दिया था। अभी ये जो H+ आयन है इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो यहाँ पर अटैक करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहा है, और यहाँ पर अटैक करके जो है क्या बना लेगा, H2O से बन जाएगा H3O। चूँकि यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है बंध बनाने में हिस्सा ले रहा है तो यहाँ पर एक प्लस आवेश आ जाएगा, और इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी अम्ल होते हैं जलीय विलयन में घुलकर H+ आयन देते हैं, और जो H+ आयन होता है वो जल के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। ठीक है, अब उसके बाद जो है ये तो अम्ल की बात हो गई। अब अगर बात करें अम्ल के प्रकार की कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो अगला हमारा हेडिंग जो पड़ेगा वो पड़ेगा अम्ल के प्रकार। अम्ल के प्रकार, अम्ल के प्रकार। तो अम्ल जो है वो वियोजन के आधार पर, वियोजन मतलब ये होता है कि किसी जलीय विलयन में इसको हम घोल रहे हैं तो कितना जल्दी वो टूट रहे हैं, H+ आयनों में कितना जल्दी वो टूट रहे हैं, उसके आधार पर अम्लों को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला जो है प्रबल अम्ल और दूसरा जो है दुर्बल अम्ल होता है। पहला क्या होता है, प्रबल अम्ल, और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और इसको बोलते हैं वीक एसिड। ठीक है, तो 2 प्रकार के अम्ल होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। अब देखिए बात यह आती है प्रबल अम्ल किसको कहेंगे भाई। तो प्रबल अम्ल वह अम्ल होते हैं जो जलीय विलयन में बहुत ही आसानी से और पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, यानी बहुत ही आसानी से मतलब बहुत ही जल्दी और पूर्णतः यानी लगभग पूरी तरह से जो है आयनित हो जाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल बोलते हैं। प्रबल अम्ल में एग्जाम्पल स्वरूप आप लिख सकते हैं जैसे HCl बहुत ही प्रबल अम्ल होता है, H2SO4 ये भी प्रबल अम्ल होता है, HNO3 ये सब प्रबल अम्ल के अंतर्गत आते हैं, ETC। इसी तरह से दुर्बल अम्ल की परिभाषा क्या हो जाएगी कि ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में आसानी से आयनित ना होते हों या कम आयनित होते हैं या कम H+ आयन देते हों या आंशिक रूप से आयनित होते हों, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। दुर्बल अम्ल में एग्जाम्पल स्वरूप लिख सकते हैं आप जैसे H2CO3 नाम होता है इसका कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, कमा HCN हाइड्रोजन साइनाइड, कमा CH3COOH एसिटिक अम्ल। तो ये जो तीनों अम्ल लिखे दिखाई दे रहे हैं आपको, H2CO3, HCN और CH3COH, ये सभी दुर्बल अम्ल हैं। इनको जो है जल में या किसी अन्य विलायक में घोला जाता है तो ये जो है आसानी से आयनित नहीं होते हैं, यानी इनके जो वियोजन की दर होती है वो कम होती है, और इनके वियोजन की दर जो है वो प्रैक्टिकली मेजर किया जाता है। ये प्रयोगशाला में जो है देखा जाता है कि ये बहुत ही जल्दी आयनित हो जाते हैं और ये बहुत ही स्लोली आयनित होते हैं। इस आधार पर इनको जो है दुर्बल अम्ल कहा जाता है और इनको जो है प्रबल अम्ल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कभी कभी जो है
कुछ आपको अम्ल दे देगा, उसमें पूछेगा इनमें जो है प्रबलता का या दुर्बलता का क्रम बताइए, ठीक है। तो आप जो है नीचे ये इतना करने के बाद जो है नीचे लिख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा अगर प्रबल अम्ल की बात की जाए तो HCl सबसे प्रबल अम्ल माना जाता है, HCl। उसके बाद नंबर आता है HNO3 का, यानी नाइट्रिक अम्ल इसको बोलते हैं। उसके बाद नंबर आता है H2SO4 का, ठीक है। यानी ये जो क्रम होता है ये हमारे अम्लीय प्रबलता का क्रम होता है। अगर इसमें और भी चीज़ें देखी जाएँ तो और भी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे उसके बाद CH3COOH, ठीक है, उसके बाद H2CO3 और सबसे लास्ट में जो है HCN, ठीक है, HCN यानी हाइड्रोजन साइनाइड। HCl सबसे ज़्यादा प्रबल अम्ल। उसके बाद जो है नंबर आता है HNO3 का, यानी सबसे ज़्यादा प्रबल ये, उससे दुर्बल ये, उससे दुर्बल ये, उससे दुर्बल ये, उससे दुर्बल ये, और सबसे दुर्बल अम्ल ये होता है, ठीक है। यानी इधर से इधर अगर हम जाएं, अगर एरो का निशान इधर से इधर की ओर लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर से इधर की ओर जा रहे हैं हम। तो ये अम्लीय प्रबलता का कौन सा क्रम है? घटता क्रम है। अम्लीय प्रबलता का घटता क्रम, अम्लीय प्रबलता का घटता क्रम, घटता क्रम, ठीक है। यानी आपसे पूछा जाए, जैसे मान लीजिए दे दिया गया HCl HNO3 CH3COH को जो है अम्लीय प्रबलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करिए, तो सबसे प्रबल कौन हो जाएगा? HCl, फिर HNO3, फिर जो है CH3COH पूछा गया तो CH3COH। तो यानी ये क्रम आपको याद रखना है कि इसमें सबसे ज़्यादा प्रबल कौन है, सबसे ज़्यादा दुर्बल कौन है, किसके बाद कौन सा नंबर आता है। तो सबसे ज़्यादा प्रबल कौन है? HCl, उसके बाद HNO3, उसके बाद H2SO4, उसके बाद CH3COH, उसके बाद जो है H2CO3, उसके बाद जो है HCN। यानी ये जो है अम्लीय प्रबलता का घटता क्रम है। अगर इधर से इधर चलें तो ये बढ़ता क्रम हो जाएगा, ठीक है। तो इतना तो आप लोग जानते होंगे। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने अम्ल पढ़ लिया कि अम्ल होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इनकी प्रबलता या दुर्बलता का क्रम कौन सा होता है। लेकिन जो हमने ये पढ़ा, अम्ल की परिभाषा जो पढ़ी, वो हमने पढ़ा किसके अनुसार? आर्हीनियस के अनुसार पढ़ा, आर्हीनियस के अनुसार पढ़ा। लेकिन आप जब आगे की क्लास में जाएंगे, आपके कक्षा 10 में जो है जो अम्ल की परिभाषा या क्षार की परिभाषा दी हुई है वो आर्हीनियस के अनुसार ही दी हुई है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे क्लास में जाएंगे कक्षा 11 में, तो वहाँ पर अम्ल की कुछ और भी परिभाषाएँ बताई जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर हम लोग आर्हीनियस के अनुसार केवल पढ़े हैं, वहाँ पर जो है आपको ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अनुसार भी बताया जाएगा। किसके अनुसार? ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अनुसार। और इसके अलावा जो हम लोग लुईस के अनुसार भी पढ़ेंगे अम्ल क्षार की परिभाषा, ठीक है। देखिए इनके जो आर्हीनियस थे, इन्होंने जो परिभाषा दी थी, यानी जो सिद्धांत दिया था अम्ल के लिए या क्षार के लिए, इनमें बहुत सारी कमियां रह गई थी, ठीक है। कमियां क्या रह गई थी कि इन्होंने जो भी अम्ल की परिभाषा बताई वो जलीय विलयन के लिए बताई। यानी जलीय विलयन में अगर H+ आयन दे रहे हैं तब तो वो ठीक है, अम्ल है, ठीक है। मतलब इन्होंने एक लिमिटेशन दे दिया कि जो है आप जलीय विलयन में ही देखेंगे कि कौन अम्ल है कौन क्षार है, अन्यथा आप वैसे नहीं बता सकते कि कौन अम्ल है कौन क्षार है। यानी H+ आयन दे रहा है तो वो अम्ल, अन्यथा वो क्षार। लेकिन बाद में ये देखा गया कि बहुत सारे ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो H+ नहीं देते हैं फिर भी अम्ल होते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो OH- नहीं देते हैं फिर भी वो क्षार होते हैं, ठीक है, फिर भी वो क्षार होते हैं। तो पहली कमी इनकी क्या हो जाएगी आर्हीनियस की? अगर आर्हीनियस की सीमाएं पढ़ी जाएं तो सीमा पहला ये हो जाएगा, सबसे बड़ी सीमा, कि इन्होंने केवल जलीय विलयन में ही अम्लों की व्याख्या की थी। इन्होंने केवल जलीय विलयन में ही अम्लों की व्याख्या की थी। और दूसरी कमी ये थी इनकी कि जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, जैसे CaO है, MgO है, और जो है Na2O है, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ये जो है धातुओं के ऑक्साइड हैं। और धातुओं के ऑक्साइड जो है आप लोग आगे पढ़ेंगे, ये सब प्रबल क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं? प्रबल क्षारीय होते हैं। लेकिन आर्हीनियस ने क्या बताया कि जो है जो जलीय विलयन में OH देते हों उन्हीं को जो है हम लोग क्या बोलेंगे? क्षार बोलेंगे। तो अगर इनमें देखा जाए तो वो है, H तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है अगर H नहीं है तो H देंगे नहीं है। अगर इनको घोला भी जाएगा किसी में तो क्या देंगे भाई?
अगर इसमें जो जो चीज़ें होंगी वही में तो टूटेंगे। तो इसमें Ca है और वो है तो जाहिर सी बात है Ca और वो में टूटेंगे, OH में तो टूटेंगे नहीं। ऐसे ही ये सब, तो मतलब ये होते तो क्षार हैं, बहुत ही प्रबल क्षार होते हैं, लेकिन इनकी भी व्याख्या नहीं कर पाए थे आर्हीनियस साहब। तो ये कुछ कमियां रह गई थी, इन कमियों को जो है आप लोग लिख लीजिएगा। और ये कमियां जो हैं आपके सिलेबस में वैसे है नहीं कि जो है क्योंकि हम जब ब्राउनशेल लोरी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं या लुईस का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो जो है इन कमियों को दूर किया जाता है, लेकिन ये कमियां जो है कमियां को केवल हम लोग लिख लेंगे, बाकी जो है हम इसको दूर करना जो है अगले जो है स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। जब हम कक्षा 11 में पहुँचेंगे तो वहाँ पर जो है और भी कुछ कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, ब्राउनशेल लोरी वाले और लुईस वाले भी। चलिए थोड़ा सा बता देते हैं ब्राउनशेल लोरी में, वैसे है नहीं सिलेबस में फिर भी बता दे रहे हैं। ब्राउनशेल लोरी ने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि जो जलीय विलयन में H+ आयन दे वो क्या है, अम्ल है, और जो OH- आयन दे वो क्षार है। इन्होंने क्या बताया ब्राउनशेल लोरी ने बताया कि ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन दाता का कार्य करते हों, ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन दाता का कार्य करते हों उनको अम्ल कहते हैं, और जो प्रोटॉन ग्राही का कार्य करते हों यानी प्रोटॉन को ग्रहण करने का कार्य करते हैं उनको क्षार कहते हैं। और प्रोटॉन उन्होंने कहा किसको, प्रोटॉन उन्होंने कहा था H+ को ही, प्रोटॉन किसको कहा था, H+ को ही कहा था। अच्छा प्रोटॉन H+ को क्यों कहा भाई, क्योंकि H में जानते ही H का परमाणु क्रमांक 1 होता है, अर्थात एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन वो निकाल देंगे हम, H+ लगा हुआ है ना, प्लस मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन एक जितना प्लस लगा हुआ है इसका मतलब उतना इलेक्ट्रॉन निकाला जा चुका है, तो एक प्लस लगा हुआ है इस पर, तो वो इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर बचेगा क्या, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन में अगर देखा जाए तो यही चीज़ होता है, यानी एक होता है परमाणु क्रमांक, और ये उदासीन अगर परमाणु है, कोई भी परमाणु अगर उदासीन है तो जितने परमाणु क्रमांक को Z से डिनोट करते हैं, जितने परमाणु क्रमांक उतने ही प्रोटॉन और उतने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर कोई उदासीन परमाणु है तो जितना परमाणु क्रमांक उतना ही प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन निकालना आप लोग जानते हैं, न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है, A-P, यानी एक सूत्र होता है A बराबर P + N, तो N बराबर क्या हो जाएगा A-P। तो जो हाइड्रोजन होता है उसमें न्यूट्रॉन जो है 0 होते हैं, यही एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते। तो इसमें क्या किया गया, H+ कर दिया गया, H+ मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया, एक प्लस लगा हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको अगर 0 कर दें हम, ये तो 0 पहले था ही, तो इसमें बचा क्या, केवल प्रोटॉन तो बचा, और प्रोटॉन ही परमाणु क्रमांक होता है भाई। वास्तव में जो प्रोटॉन होता है वही चीज़ परमाणु क्रमांक होता है। आप लोग पढ़े होंगे परमाणु क्रमांक किससे कहते हैं, तो उसमें बताया गया होगा कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेशों की संख्या को ही हम उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो वास्तव में इसमें कुल बचा क्या, केवल एक प्रोटॉन बचा, अर्थात प्रोटॉन ही बचा, तो इसीलिए H+ को हम लोग प्रोटॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटॉन भी कहते हैं। तो चलिए इसमें देख लेते हैं ब्राउनशेल लोरी ने क्या बताया कि जो पदार्थ H+ आयन यानी प्रोटॉन देने का कार्य करते हैं उनको तो हम लोग अम्ल कहेंगे, और जो H+ लेने का कार्य करते हैं उनको हम लोग क्षार कहेंगे। तो जैसे देखिए HCl है और प्लस NH3 है। NH3 के ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर होता है, NH3 का एक लोन पेयर इसके ऊपर रहता है, यानी एक अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म रहता है, यानी एक जोड़ा ऐसा इलेक्ट्रॉन होता है जो बंध नहीं बनाया होता है, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के बाहरी कोश में, 3 जो है हाइड्रोजन के साथ बंध बना लेते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। तो HCl आप जानते ही हैं, बहुत ही आसानी से H+ और Cl- में टूटेगा, और H+ जाएगा किसके साथ जुड़ेगा, यहाँ पर, क्योंकि H+ के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ पर आएगा जुड़ेगा जहाँ पर N के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता दिख रही है, तो ये बन जाएगा NH4+, और प्लस किस पर आएगा, वो N पर ही आएगा, क्योंकि N के साथ जुड़ रहा है, N का इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और प्लस Cl-। तो इस अभिक्रिया में अगर देखा जाए तो HCl जो है अपने H+ यानी H+ मतलब प्रोटॉन को त्याग रहा है, यानी H+ HCl जो है अपने प्रोटॉन को त्याग रहा है और बन क्या रहा है, Cl- बन रहा है। तो ये प्रोटॉन को अपने त्याग रहा है, तो ये हो गया एसिड। यही होते हैं, यानी जो प्रोटॉन दाता होते हैं उसी को अम्ल कहते हैं, और जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं, यानी प्रोटॉन ग्रहण कौन कर रहा है, ये कर रहा है, तो ये क्या हो गया, बेस। अब देखिए आर्हीनियस से किस मामले में डिफरेंट है। आर्हीनियस ने कहा था जिसमें OH- पाया जाए वो है क्षार, लेकिन इसमें कहाँ OH दिख रहा है,
इसमें H तो भले ही दिख रहा है लेकिन O कहाँ दिख रहा है, तो ये उनके अनुसार तो क्षार हो ही नहीं सकता, लेकिन ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने बता दिया कि ये क्या है, क्षार है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा अलग थी। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अनुसार हमें पता चल गया ये चीज़ कि कोई ज़रूरी नहीं कि OH माइनस दें वही क्षार होते हैं, जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हों वो भी क्षार ही होते हैं, वो भी क्षार ही होते हैं। जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं वो क्षार, यानी NH3 ने प्रोटॉन को ग्रहण किया और क्या बनाया, NH4 यानी अमोनियम आयन बना लिया, और HCl ने जो प्रोटॉन को दिया और क्या बना लिया, क्लोराइड आयन बना लिया। एक चीज़ और इसमें है ब्रॉन्स्टेड लॉरी में, इन्होंने अम्ल क्षार संयुग्मन का भी सिद्धांत दिया था। तो ये तो अम्ल हुआ, ये क्या हुआ, अम्ल हुआ। अगर इस हिसाब से इधर से थोड़ा सा देखा जाए तो Cl माइनस यहाँ से HCl में कन्वर्ट हो रहा है, अगर इधर से इधर की ओर देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ से इधर की ओर देखा जाए यानी पीछे से थोड़ा सा देखा जाए तो Cl माइनस अगर H प्लस को ग्रहण कर ले तो HCl बना लेगा, यानी प्रोटॉन को ग्रहण कर ले तो जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो क्या होते हैं, क्षार। तो इधर से जो है ये क्या हो गया, ये हो गया क्षार, Cl माइनस क्या हो गया, क्षार, और ये क्या हो गया, अम्ल हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं जो अम्ल के प्रोटॉन देने के फलस्वरूप जो भी पदार्थ बनता है उसको उस अम्ल का संयुग्मी क्षार बोलते हैं। तो अगर इसमें पूछा जाए कि जो है HCl का संयुग्मी क्षार कौन सा है, संयुग्मी क्षार कौन सा है, तो Cl माइनस है। अगर पूछा जाए NH3 का संयुग्मी अम्ल कौन सा है तो NH4 प्लस है। ठीक है, देखिए यहाँ पर H प्लस, HCl ने H प्लस को त्याग किया यानी प्रोटॉन को त्याग किया और क्या बनाया, Cl माइनस बनाया, और NH3 ने यानी जो है प्रोटॉन को ग्रहण किया और ये बनाया। लेकिन अगर पीछे से देखा जाए तो इसने त्याग किया था, इधर से अगर देखा है तो इसने त्याग किया था तो इसलिए अम्ल है, लेकिन इधर से देखा जाए तो Cl माइनस ने H प्लस को ग्रहण किया होगा तभी तो ये बनाया होगा, अर्थात ये ग्रहण कर रहा है तो क्या हो गया, क्षार, और ये क्या कर रहा है, त्याग रहा है NH4 तभी तो NH3 बना रहा है। तो मतलब ये हुआ कि जो अम्ल बनते हैं उनसे जो पदार्थ बनता है यानी अम्ल के प्रोटॉन देने के फलस्वरूप जो कुछ भी बनता है वो उस अम्ल का संयुग्मी क्षार कहलाता है। इसको हम लोग अम्ल क्षार संयुग्मन अवधारणा बोलते हैं। ये जो अम्ल क्षार संयुग्मन अवधारणा है वो ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने ही दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ब्रॉन्स्टेड लॉरी का भी कॉन्सेप्ट जान लिया। एक चीज़ और डाउट थोड़ा सा क्लियर किया था हमारा ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने, इसको आप लोगों को नोट नहीं करना है ब्रॉन्स्टेड लॉरी का, बस केवल समझ लेना है, नोट नहीं करना है। ठीक है, कक्षा 10 के लिए अगर हाईएस्ट स्टैंडर्ड में है कोई लड़का तो उसको नोट कर सकता है। ठीक है, देखिए जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी थे उन्होंने जल को, जैसे हम लोग जानते हैं कि जल जो होता है उदासीन होता है, ना अम्ल होता है ना क्षार होता है, लेकिन जो है ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने अपनी अवधारणा द्वारा जल को अम्ल तथा क्षार दोनों सिद्ध किया था, और ऐसे पदार्थ उन्होंने बताया था कि जो अम्ल का भी कार्य करें, अम्ल का भी कार्य करें और क्षार का भी कार्य करें, उनको हम लोग उभयधर्मी कहते हैं, एम्फोटेरिक कहते हैं। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक पदार्थ, यानी हिंदी में कहते हैं उभयधर्मी पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, तो जल एक ऐसा पदार्थ होता है जो कभी कभी अम्ल का और कभी कभी क्षार का भी कार्य करता है। सपोज दैट देखिएगा, एग्जाम्पल है HCl प्लस H2O, HCl प्लस H2O। ठीक है, वही केस होगा भाई, HCl H त्यागेगा और ये H प्लस जाएगा, इसके साथ जुड़ेगा क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर है, अनाबंधी इलेक्ट्रॉन है दो, और दो इलेक्ट्रॉन मिलकर जो है एक बंध बनाते हैं, तो ये दो इलेक्ट्रॉन एक बंध बना लेंगे, तो ये बन जाएगा H3 वो, और वो पे प्लस और बन जाएगा Cl माइनस। तो यहाँ पर देखिए H2O ने प्रोटॉन को ग्रहण किया, तो जो प्रोटॉन को ग्रहण करता है वो होता है क्या, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी जो प्रोटॉन को ग्रहण करता है वो होता है क्षार, और जो प्रोटॉन देता है वो क्या होता है, अम्ल। तो ये तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो जल है वो क्या है, क्षार है। लेकिन अगर मान लीजिए हम कुछ ऐसा ले लें, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया H2O प्लस NH3, क्या ले लिया, H2O प्लस NH3 ले लिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए NH3 की स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है, NH3 के ऊपर जो है N के ऊपर एक लोन पेयर होता है, अनाबंधी इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि N के बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ही बंध बनाते हैं, 2 तो रह जाते हैं। तो यहाँ से H प्लस निकला और यहाँ पर गया, जुड़ गया एक, क्योंकि H2O में से एक H प्लस निकल सकता है H प्लस के रूप में, तो यहाँ पर जाएगा, जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा NH4 प्लस
और प्लस OH माइनस बना। अब यहाँ पर देखिए H2O जो है अपने H प्लस को त्याग रहा है, H प्लस मतलब प्रोटॉन को त्याग रहा है, तो यहाँ पर ये कार्य करेगा किसका, अम्ल का, और ये किसका कार्य करेगा, क्षार का। अर्थात जो है जल मौका पड़ने पर कभी कभी अम्ल का भी और कभी कभी क्षार का भी, यानी ये डिपेंड करता है उसके साथ मिल कौन रहा है, जुड़ कौन रहा है, उसके हिसाब से कार्य करेगा। अगर उसके साथ कोई अम्ल जुड़ा हुआ है तो जल जो है क्षार का कार्य करेगा, अगर कोई क्षार जुड़ा हुआ है तो जल जो है अम्ल का कार्य करेगा। यानी जहाँ पर प्रोटॉन देगा वहाँ पर वो अम्ल होगा, और जहाँ पर प्रोटॉन ग्रहण करेगा वहाँ पर वो क्षार होगा। तो ये आपने जो है अम्ल की परिभाषा पढ़ी अभी तक आर्हीनियस के अनुसार, और हमने ब्रॉन्स्टल लॉरी का भी बता दिया कॉन्सेप्ट। और अगर क्षार हम पढ़ें तो क्षार क्या होते हैं भाई, अगर क्षार की बात की जाए तो क्षार जो है इसका विपरीत हो जाएगा, अम्ल का जो है विपरीत हो जाएगा। आर्हीनियस के अनुसार अगर बात करें तो क्षार वह पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, यानी एक्वस सॉल्यूशन में क्या देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए एक आध। जैसे NaOH है, NaOH को अगर जलीय विलयन में घोल दिया जाए, ठीक है, रिवर्सिबल साइन लगाएंगे कि इधर भी और उधर भी कन्वर्ट हो सकता है ये, तो Na प्लस बनाएगा और प्लस OH माइनस बनाएगा। अब चूंकि ये NaOH जो है OH माइनस आयन दे रहा है तो जाहिर सी बात ये क्या है, क्षार है। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, आर्हीनियस के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। जैसे KOH है, जलीय विलयन में क्या दे रहा है, K प्लस और प्लस OH माइनस दे रहा है, तो ये क्या हो गया, क्षार हो गया। इसका नाम क्या होता है क्षार का, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक और देखिए, जैसे है CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्षार है, क्योंकि जल में इसको घोलेंगे यानी एक्वस सॉल्यूशन में, तो जो है क्या बनाएगा, Ca2 प्लस प्लस 2 OH है, एक OH एक माइनस में टूटता है, तो 2 OH किस में टूटेंगे, 2 OH माइनस में, और 2 इस पर प्लस आ जाएगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो इस तरह से ये क्षार हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है हमने अम्ल और क्षार की परिभाषा बता दी। अगर अम्ल के गुण की बात की जाए तो अम्ल के गुण कैसे होते हैं भाई, भौतिक गुण की अगर बात की जाए तो अम्ल के भौतिक गुण कैसे होते हैं, तो भौतिक गुण में ये हो जाएगा कि अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल जो होते हैं वो जो है क्या नाम है, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। और बात की जाए तो जो अम्ल होते हैं उनमें संक्षारण की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी संक्षारक होते हैं। कपड़े उपड़े पर जो है अम्ल अगर कहीं लग जाए, अगर कोई प्रबल अम्ल लग जाए तो उस कपड़े को जो है क्या कर देता है, वो फाड़ देता है या कपड़े को ख़राब कर देता है, ठीक है, उसका गलन कर देता है जो है। तो एक प्रकार से इनमें जो है संक्षारण की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। तो ये अम्ल का जो है भौतिक गुण हुआ। लेकिन इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है, अम्ल के रासायनिक गुण। तो आपने जो है आज आपने पढ़ा क्या, हमने जो है सीरियल वाइज पढ़ाया आपको कि अम्ल होते क्या हैं, आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट बताया, कुछ ब्रॉन्स्टल लॉरी का भी कॉन्सेप्ट बताया। उसके बाद जो है अम्ल की भौतिक गुण लिख लेंगे आप, फिर उसके बाद जो है अम्ल के रासायनिक गुण हेडिंग डालेंगे। अगला जो है अम्ल के रासायनिक गुण, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि अम्ल के रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो अगला हेडिंग हमारा पड़ेगा अम्ल के रासायनिक गुण, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अम्ल के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ठीक है। रासायनिक गुण मतलब ये होता है कि किसी रासायनिक पदार्थ के साथ हम इसकी क्रिया कराएं, यानी जिसको हम पढ़ रहे हैं। जैसे अम्ल के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, मतलब अम्ल को किसी रासायनिक पदार्थ के साथ क्रिया कराएं तो फिर क्या परिणाम होगा उसका। तो इसमें जो सिलेबस में दिया है उसके अकॉर्डिंग अगर चलें तो अम्ल की अगर धातुओं से क्रिया कराएं तो सबसे पहला हम इसमें पढ़ेंगे अम्ल की धातुओं से क्रिया। धातुओं से क्रिया, कुछ धातु के नाम आप लोग को पता होगा, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक, कॉपर, निकल, ये सब जो है क्या है, धातु हैं। तो जो अम्ल होता है वो धातुओं से क्रिया करके जो है हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। याद रखिएगा कि अम्ल जो है वो धातुओं से क्रिया करके, यानी खासकर सक्रिय धातु जो होते हैं, जो क्रियाशील धातु होते हैं, जैसे मैग्नीशियम, जिंक, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, इनके साथ जो है क्रिया करके क्या करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, ठीक है।
कॉपर थोड़ा सा कम सक्रिय है, लेकिन जो है जिंक हुआ, ठीक है, सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, लिथियम हुआ, ठीक है, इनके साथ जो है क्रिया करके बहुत ही आसानी के साथ जो है क्या कर देगा, हाइड्रोजन गैस निकालेगा। जैसे मान लीजिए कोई अम्ल लेते हैं HCl और इसकी क्रिया करा देते हैं मान लीजिए Mg के साथ, तो आप जानते हैं एक Mg 2 Cl के साथ ही जुड़ेगा, क्योंकि सूत्र बनाने में आपको बताया होगा हमने, अगर कहीं आपने पढ़ा होगा सूत्र बनाने का नियम, एक वीडियो इससे हम बनाएंगे कुछ दिन बाद, ठीक है, उसको हम डालेंगे। Mg के ऊपर होता है 2+ आवेश और Cl के ऊपर होता है 1- आवेश, और इसका चार्ज यहाँ आएगा और इसका चार्ज यहाँ जाएगा, तो ये बन जाएगा Mg, यहाँ पर 1 आएगा तो 1 लिखा नहीं जाता है, और 2 यहाँ पर आएगा तो ये बन जाएगा Cl2। तो Mg और Cl कितना बनेंगे, जुड़ेंगे भाई 2, तो यहाँ पर 2 ले लिया जाए, यानी MgCl2 बनेगा। और यहाँ पर जो 2H है वो किस रूप में निकलेगा, H2 के रूप में लिखने जाए। और यही चीज़ हमने बताया था कि अम्ल जो है धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, निकालता है। तो यही हाइड्रोजन गैस निकल गया और क्या बना, MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड बना, ठीक है। और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे है H2SO4। अगर H2SO4 की क्रिया कराएं हम, कोई भी ले लें, Na ले लें, ठीक है, Na के साथ क्रिया कराएं, तो यहाँ पर भी वही चीज़ अभी हमने बताया था। H2SO4 किस में टूटता है, 2H प्लस SO4 2- में, ये ध्यान रखिएगा, इसी में टूटता है। HCl किस में टूटता है भाई, H प्लस Cl माइनस में टूटता है, 2 है तो 2H प्लस और 2 Cl माइनस में टूटेगा। और एक Mg पर 2+ होता है तो 2 Cl से क्रिया करेगा तो MgCl2 बना लेगा, और दोनों H जो है किस रूप में निकल जाएंगे, H2 के रूप में। यहाँ पर अगर बात करें तो एक Na के ऊपर 1+ आवेश होता है, और Na जुड़ेगा माइनस वाले से, क्योंकि उस पर प्लस आवेश होता है, तो माइनस वाले के साथ जुड़ेगा, तो Na जुड़ेगा SO4 के साथ। और एक Na पर 1+ होता है, SO4 पर 1, SO4 पर 2- होता है, तो एक Na जो है के ऊपर +1 आवेश और SO4 के ऊपर जो है 2- आवेश, तो इसका आवेश यहाँ आएगा और इसका आवेश यहाँ जाएगा, बनेगा क्या, Na2SO4। क्या बनेगा, Na2SO4, यानी H2SO4 और Na की क्रिया कराई जाए तो बनेगा Na2SO4, और 2SO4 यहाँ पर Na2 है तो यहाँ पर 2Na कर दिया जाए बैलेंस करने के लिए, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बचा वो H2 गैस के रूप में निकल जाएगा। तो यहाँ बना क्या, सोडियम सल्फेट बना, सोडियम सल्फेट इसको बोलेंगे, और हाइड्रोजन गैस निकली। तो कहने का मतलब ये है कि जो अम्ल होते हैं किसी भी धातु के साथ जो है, खासकर जो सक्रिय धातु होते हैं उनके साथ जो है क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को जो है मुक्त करता है, ठीक है। तो ये जो है पहला रासायनिक गुण हो गया। अब उसके बाद जो है दूसरे रासायनिक गुण की बात करें हम, तो दूसरे रासायनिक गुण में जो है धातुओं के ऑक्साइडों से क्रिया, यानी अम्लों की धातुओं के ऑक्साइडों से क्रिया, धातुओं के ऑक्साइडों से क्रिया, या धातु ऑक्साइडों को भी बोल सकते हैं हम लोग, धातु ऑक्साइडों से क्रिया, ऑक्साइडों से क्रिया। चलिए फिर कोई अम्ल ले लेते हैं, एग्जाम्पल स्वरूप वही HCl, तो HCl प्लस धातु ऑक्साइड, मतलब ऐसा कोई चीज़ हो जिसमें धातु भी हो और ऑक्साइड भी हो, यानी ऑक्सीजन भी हो। तो जैसे अभी एग्जाम्पल बताया था CaO, तो ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी अम्ल होते हैं धातु के ऑक्साइडों से क्रिया करके हमेशा जल बनाते हैं, लास्ट में क्या बनाएंगे, जल ही बनाएंगे। जैसे हमने पहले में बताया था कि जो धातु होते हैं वो अम्लों से क्रिया करके, यानी अम्ल जो है धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, उसी प्रकार से जो अम्ल होते हैं धातु ऑक्साइडों से क्रिया करके जल बनाते हैं। तो जल कैसे बनाएंगे, H और वो की जरूरत होगी, तो यहाँ से वो मिलेगा, यहाँ से H मिलेगा। अब H कितनी जरूरत होती है जल बनाने के लिए, 2, तो यहाँ पर 2HCl ले लिया जाए तो ये बनेगा 2H प्लस 2Cl माइनस में टूटेगा, और ये किस में टूटेगा, Ca2 प्लस में, और वो के ऊपर 2- में। अब एक H के ऊपर 1+ होता है और यहाँ पर 2- है, तो यहाँ पर 2- है तो 2+ के साथ ही जुड़ेगा, तो 2H प्लस ही है और एक वो है, तो यहाँ पर बन जाएगा क्या, H2O प्लस। अब जो Ca है वो 2+ होता है, इस पर Ca पर कितना होता है, 2+, और Cl पर कितना होता है, -1, तो कितना बनेगा भाई, CaCl2 बनेगा। तो क्या बनेगा हमारा, H2O प्लस CaCl2। अब यहाँ पर जल बना कि नहीं बना, मतलब कहने का ये है कि जो अम्ल होते हैं वो धातु के ऑक्साइडों से क्रिया करके क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं, और उसके साथ साथ लवण भी बनाते हैं। ये लवण है।
और ये जल है। एग्जाम्पल और देखिए, अच्छा एक ऐसे भी समझ सकते हैं, अभी हमने बताया था कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं, होते कि नहीं होते हैं, क्षारीय होते हैं। अब उसको कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इतना ध्यान रखिए आप लोग कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो भी क्षारीय ही होते हैं, जो आर्हेनियस जो है व्याख्या नहीं कर पाए थे। तो ये क्षारीय हो गया और ये क्या हो गया, अम्लीय। आपको पता है कि जब अम्ल व क्षार क्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनाते हैं, तो ये लवण हो गया, ये जल हो गया। तो ऐसे भी समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे H2SO4 प्लस MgO। अब Mg किसके साथ जुड़ेगा भाई, Mg पर प्लस चार्ज होता है, प्लस आवेश होता है, क्योंकि धातु है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो प्लस वाले के साथ जुड़ेगा नहीं। तो इसमें प्लस वाला कौन है, H, और SO4 क्या है, माइनस वाला है, तो Mg किसके साथ जुड़ेगा, SO4 के साथ। अब Mg और SO4 को मिलाकर कौन सा सूत्र बनेगा, MgSO4, क्योंकि Mg पर क्या होता है 2+ और SO4 पर क्या होता है 2-। तो दोनों प्लस प्लस माइनस बराबर है, तो यहीं कट जाएंगे, यानी बन जाएगा क्या, MgSO4। क्या बन जाएगा, MgSO4 बन जाएगा, और प्लस एक वो और 2H मिलकर क्या बना देंगे, H2O। तो यहाँ पर भी लवण तथा जल बना, यानी इस लवण का नाम क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट, और जल यहाँ पर क्या है, CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड। तो ये दूसरा रासायनिक गुण हो गया कि जो धातु ऑक्साइड होते हैं उनके साथ क्रिया करके जो अम्ल होता है वो लवण तथा जल बनाता है। ठीक है, अब जो है इतना चीज़ जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा बहुत ही केयरफुली। जो क्षार है उसके बारे में थोड़ा सा हमने केवल परिभाषा बताई है, लेकिन आप लोग क्षार के बारे में अभी लिखिएगा नहीं। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग क्षार का जो है पूरी तरह से बात करेंगे, जिस प्रकार से जो है अम्लों के बारे में हमने ब्रोंस्टेड-लॉरी के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार उसके रासायनिक गुण, अम्ल के रासायनिक गुण, अम्ल के भौतिक गुण, सारी चीज़ें बताई हैं। उसी प्रकार से जो है इस जो है चैप्टर के अगले पार्ट में हम आपको क्षार के बारे में पूरी चीज़ बताएंगे कि क्षार होते क्या हैं, क्षार के भौतिक गुण क्या होते हैं, उनके रासायनिक गुण भी बताएंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें जो है क्षार के हम लोग अगले वीडियो में सुनेंगे। ठीक है, और देखेंगे और नोट करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में जो है आप लोग केवल अम्ल के बारे में ही नोट करिएगा, क्षार केवल थोड़ा समझ लीजिएगा, बाकी जो है अगले वीडियो में हम लोग उसको देखेंगे। हाँ, एक चीज़ और है, अम्ल का अगर देखा जाए तो उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, तो अम्ल का जो है बहुत सारे क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। बहुत सारे अम्ल होते हैं जो दुर्बल अम्ल होते हैं, हम लोग खाते भी हैं, जैसे नींबू में बहुत सारे अम्ल होते हैं। ठीक है, नींबू होता है, इमली होता है, ठीक है, सिरका होता है, इसमें भी अम्ल होता है। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं कि कौन कौन सा अम्ल किस में होता है। ये भी जो है कभी कभी आ सकता है छोटे मोटे कंपटीशन में, या आपके यही बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में पूछा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, सिरका में जो है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है, यानी एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। ठीक है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में, नींबू तथा संतरा भी लिख सकते हैं, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। नाम याद रखिए, फार्मूला की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, काफ़ी लंबे चौड़े फार्मूले होते हैं, वो जो है 10th स्टैंडर्ड के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। नींबू तथा संतरा में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। इमली में जो है टार्टरिक एसिड पाया जाता है, टार्टरिक एसिड इसमें पाया जाता है इमली में। बिच्छू के डंक में, बिच्छू के डंक है, चींटी में जो है, क्योंकि चींटी यहाँ पर काटती है, वहाँ पर थोड़ा सा चक्के देखा जाए तो हल्का सा खट्टा लगेगा आपको। चींटी में जो है पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। ठीक है, तो खाने वाली चीज़ में ये हमने बताया, ये जो ऊपर वाले 3 थे। सिरका में कौन सा, एसिटिक अम्ल, नींबू संतरा में साइट्रिक अम्ल, इमली में जो है टार्टरिक अम्ल। तो पहला उपयोग ये हो जाएगा कि बहुत सारे अम्लों का प्रयोग जो हम लोग खाने में भी करते हैं, जैसे ये बताया ऊपर आपने लिखा, नीचे वाला खाना वाला तो नहीं है, बस वैसे हमने बता दिया जानकारी के लिए। ठीक है, और इसके अलावा अम्लों का जो उपयोग है हम लोग करते हैं, जैसे H2SO4 का उपयोग। H2SO4 एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, इसका उपयोग हम लोग जो है बैटरियों में जो भरा जाता है तेजाब वगैरह, उसमें भी करते हैं। और HCl अगर देखा जाए तो HCl हमारे क्या नाम है, जठर रस में पाया जाता है, जिससे पेट में हमने बताया होगा पाचन में, कि हमारे पाचन जो है HCl के कारण भी होता है। HCl जो होता है अम्लीय भोजन को बना देता है, इसके अलावा जीवाणुओं को मार भी देता है।
तो जो HCl होता है वो भी पाचन में मदद करता है, ये हमारे जो है आमाशय में पाया जाता है, आमाशय के दीवारों में पाया जाता है। इसके अलावा जो है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो लोहे की चादरों को साफ़ करने में भी उसका उपयोग किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें प्रयोग हो जाएंगी कि अम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ पर है। तो आज के इस वीडियो में हमने जो है अम्ल के बारे में डिटेल में जाना, अम्ल क्या होते हैं, अम्ल को हमने आर्हीनियस के अनुसार बताया, ब्रोंस्टेड लोरी के अनुसार जो है समझाया है, उसको नोट नहीं करना है, उससे कुछ आना नहीं है, सिलेबस में नहीं है। आर्हीनियस के अनुसार आप लोग याद कर लेंगे, समझ लेंगे बढ़िया से, और चाहें तो ब्रोंस्टेड लोरी वाला कहीं दूसरी जगह भी लिख सकते हैं, नोट्स में नहीं लिखेंगे अपने, अगर हाई स्कूल का नोट्स बना रहे तो उसमें नहीं आना है यूपी बोर्ड में, ठीक है। उसके बाद जो है क्या नाम है, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, अम्ल के भौतिक गुण क्या होते हैं, अम्ल के रासायनिक गुण, मतलब एक बार हमने जो है अम्ल की धातुओं से क्रिया बताई, एक बार धातुओं के ऑक्साइडों से क्रिया बताई, यानी रासायनिक गुण बताया। उसके बाद जो है अम्ल के उपयोग बताएं। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने आज अम्ल के बारे में सीखी होंगी और जानी होंगी, ठीक है। तो अगले वीडियो में जो है हम लोग बात करेंगे क्षार के बारे में। क्षार के बारे में थोड़ा बहुत बताया हमने, उसको जो है आप लोग समझ लीजिएगा, लिखना नहीं है। अगले वीडियो में जब हम क्षार के बारे में पूरी चीज़ें बताएंगे तो वहाँ पर जो है आप लोग लिखेंगे। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। आप लोग जो है कमेंट हम देखते हैं करते नहीं हैं, इसलिए जो है कमेंट ज़रूर करिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो सभी लोग जो है लाइक कर दिया करिए, और वीडियो को ज़रूर आप लोग पूरा देखा करिए, और कम से कम 2 बार देखिए, तभी जो आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो वीडियो को कितनी बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, और लाइक ज़रूर करेंगे। और जितने भी आपके दोस्त हैं कक्षा 10 के 11 के, उनमें जो है आप इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, ठीक है। अगर आपने जो है वीडियो को जो है अभी तक लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर लेंगे, और सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।